Very, very good morning to all of you. Now let's take up next part. On this page number 231. मीनिंग ऑफ सप्लाई सेक्शन बताइए कौन सा है? 7 and 8. 8 में कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई. कंपोजिट मीन्स नेचुरल बंडलिंग, मिक्स मीन्स आर्टिफिशियल. ठीक है. तो 7(1)(a इन जनरल डिफाइन कर रहा है सेल, एक्सचेंज वगैरह वगैरह, कंसिडरेशन भी हो और बिजनेस का पार्ट हो. 7(1)(b डील कर रहा है इंपोर्ट किसका? सर्विसेज का, गुड्स का नहीं. 7(1)(c कह रहा है कि बिना कंसिडरेशन कर भी पे भी कई बार सप्लाई बनती है जो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है. 7(1)(a कह रहा है अगर हम कहेंगे सप्लाई गुड्स की तो गुड्स की और सप्लाई सर्विस को सर्विस शेड्यूल 2. ये अभी हमने नहीं किया है तो शेड्यूल 2 से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट आते हैं शेड्यूल 2 पर. वहां पर रीड करते हैं क्या बताया है सप्लाई गुड्स की, सर्विस की वगैरह वगैरह. पेज नंबर 241. Question number 6. Explain activities to be considered as supply of goods or services under Schedule 2. Activities or transaction to be treated as supply of goods or supply of services Schedule 2. अब देखिए, द्वारा देखिए, कई बार कंफ्यूजन है ये सप्लाई गुड्स की है या सर्विसेज की है. जैसे मैंने कहा था सॉफ्टवेयर मार्केट से लिया, गुड्स है सर्विसेज है? कोई कहेगा गुड्स है, कोई कहेगा सर्विसेज है. तो उसे फिर हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा, कंफ्यूजन है. तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर, विंडोज, टैली एंड अदर्स सबके लिए काम आते हैं, वो तो गुड्स में जाएंगे. पैक्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें आपने अपने लिए बनवाया है स्पेशल कस्टमाइज्ड, तो वो सर्विसेज में जाएगा. इस तरह से क्लैरिफाई करना था. तो करीब करीब 10 या 15 पॉइंट है जो उन्होंने क्लैरिफाई किए हैं, जबकि कंफ्यूजन 3 या 4 में था. बाकी भी क्लैरिफाई कर दिए बिना मतलब के जो ऑलरेडी क्लियर थे. जैसे मैं आपको कहूं दिस इज कॉल्ड अ पेन, तो आपको कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, सारी दुनिया को पता है पेन ही है. मैंने कहा नहीं, आई वांटेड टू क्लैरिफाई. तो ऐसे क्लैरिफाई किए हुए हैं. जो आप देखते को कह रहे ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही तो है, इसमें क्या बताया, ये तो सप्लाई सर्विसेज है. तो आप हैरान मत होना जब ऐसे केस आए, बस 2-3 मतलब के आएंगे, बाकी सब ऐसे ही जाएंगे. ठीक है. मैं ये कह रहा हूं ये पेन है, तो सारे बच्चे देखेंगे पेन है. हमें आज पहली बार पता लगा पेन है. तो लेकिन मैं कुछ और ऐसी बात बताऊं जो क्लियर नहीं, तो आपको कि ठीक है भाई ये क्लियर हो गया. सॉफ्टवेयर वाली बात आप भी अप्रिशिएट कर रहे हो. हाँ, सॉफ्टवेयर में तो कंफ्यूजन है. रेस्टोरेंट सर्विस का हमने बात की थी, भाई वहां तो गुड्स भी है सर्विसेज भी है, तो वो गवर्नमेंट ने कह दिया सर्विस है, चलो ठीक है. बात में कंस्ट्रक्शन में दोनों थे, कह दिया ठीक है, समझ में आ रही है. तो 3-4 केस ही है समझने वाले, बाकियों को समझना मत, रीड करना छोड़ देना. देखिए नंबर 1, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल गुड्स से सप्लाई ऑफ गुड्स. अगर मैं गुड्स की ओनरशिप किसी और को दे दूं यानी सामान बेच दूं तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी. अब इसमें क्या डाउट है, सप्लाई ऑफ गुड्स ही कहलाएगी. ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये शायद बात आप समझते हो या नहीं समझते हो. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांसफर ऑफ टाइटल समझते हो ना. टाइटल मीन्स ओनरशिप. ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई. देखिए ये पेन मैंने इनको दिया, सबसे आगे जो बैठे हैं बीच में, तो क्या ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल है? नो, ये डिलीवरी ऑफ गुड्स है. मालिक नहीं हो आप, मालिक मैं ही हूं. आप इसको यूज कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, लेकिन यू कांट से आप बिकम द ओनर. अब मैंने राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में ओनरशिप आपको ट्रांसफर की, तो प्रॉपर्टी इन टाइटल हैज पास, नाउ यू आर द ओनर. तो दोनों में फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा, वो कह रहे हैं अगर टाइटल पास नहीं किया तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, और टाइटल पास कर दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स है. कैसे? इन्होंने कहा सर मुझे 2 दिन के लिए चाहिए यूज करना. मैंने कहा ले लो, 500 रुपये लूंगा मैं. इन्होंने कहा ठीक है. मैंने कहा ले लो. तो अब बताओ ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है. और मैंने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी, है तो सेम पेन लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स है.
देखो स्टार्टिंग, एनी ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और फंडिएशन गुड्स विदाउट ट्रांसफर देयर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये दूसरा एग्जाम्पल है जो मैं कह रहा था ना कि पेन मैंने दिया यूज के लिए। अब वो कह रहे हैं कि दिया तो है ट्रांसफर राइट इन गुड्स, लेकिन क्या है, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ये ट्रांसफर टाइटल ट्रांसफर नहीं किया तो सप्लाई ऑफ क्या माना जाएगा, सर्विस। अब जो क्लैरिफाई करने वाला पार्ट सी है, ये कंफ्यूजन का पार्ट माना जा सकता है। ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड इज सप्लाई गुड्स। ये वो है अकाउंट्स में जो आपने किया हायर परचेज एग्रीमेंट, ये उसकी बात कर रहे हैं। हायर परचेज कि आप कुछ पैसा मुझे दे दो, सामान ले जाओ, मान के चल रहा हूं मालिक तुम ही हो, बाकी पैसा दे देना। बाई चांस नहीं दिया तो सामान उठा लाऊंगा, ओनरशिप बाद में वापस मेरे नाम में ट्रांसफर होगी। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी। जब मैं उठा के लाऊंगा फिर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम यू टू मी आएगी, उस पर जीएसटी लगाएगा, इस पे जीएसटी लगाएगा, दो ट्रांजेक्शन आएगी। तो क्योंकि हायर परचेज एग्रीमेंट मार्केट में कॉमन है, इसलिए उसको क्लैरिफाई करना जरूरी था कि हायर परचेज एग्रीमेंट में देखिए द्वारा क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल गुड्स। हम कहते हैं हायर परचेज में कि ठीक है हमने तुझे मालिक बना दिया, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं देगा तब तक हमारे पास राइट है सामान वापस उठा लाएंगे। इन अंडर एन एग्रीमेंट दैट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट फुल कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ गुड्स। एक बार रीड करके देख लीजिएगा, सिर्फ सी पार्ट क्लैरिफाई वाला है, ए और बी क्लैरिफाई वाला नहीं है। ठीक है, इज दैट राइट? क्लैरिफाई करने वाला पार्ट बेसिकली सी पार्ट है। आगे देखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड सप्लाई सर्विस। अब इसमें क्या क्लैरिफाई करना है भाई? कुछ नहीं, मकान किराए पे दिया तो सर्विस ही है। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग ए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर बिजनेस कॉमर्स आइदर होली पार्टली सप्लाई सर्विस। इसमें क्या क्लैरिफाई करना है? सर्विस ही है। रीड करके देख लो, लैंड हो या बिल्डिंग हो, किराए पे देंगे तो सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, where goods forming part of asset business are transferred or disposed of by or under the direction of the person carrying on business so as no longer to form part of those assets, such transfer disposal is supply of goods। भाई सामान अब बिजनेस का एसेट था, बेच दिया तो क्या हुआ? सप्लाई ऑफ गुड्स ही तो हुआ। वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग बिजनेस गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर द बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज और यूज्ड और आर यूज्ड और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन। अगर हम सामान उसे यूज करने के लिए दें, सेल नहीं किया, यूज करने के लिए, तो क्या बनेगा? सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। अगर मैं बिजनेस का एसेट किसी को बेच दूं तो सप्लाई ऑफ गुड्स, यूज करने के लिए दूं तो सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे अब हमारे एजाज जी हैं, अब एजाज जी ने कहा सर 2 महीने के लिए किराया मुझे कैमरा दे दो, मुझे कोई वीडियो वगैरह बनानी है, 2 महीने यूज करने का पैसा ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, दे दो आप मुझे पैसा। कितना दोगे एजाज जी? 2 महीने का। इन्होंने कहा सर 40,000 रुपये लेना। मैंने कहा ठीक है। अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस है। इन्होंने कहा सर 10 साल हो गए इस कैमरे को यूज करते हुए, इतना पुराना हो गया, आप नया ले लो ना और ये मुझे बेच दो आप। तो मैंने कहा ठीक है, 1 लाख रुपए दे दो, ले जाओ, सप्लाई ऑफ गुड्स होगी। इसमें क्या समझाने वाली बात है? नहीं जाज जी, आप भी समझते इस बात को? देखो, रीड करके देख लो।
देखिए नेक्स्ट वन, where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the asset of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, unless the business is transferred as a going concern to other person. The business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. देखिए एक बार रीड करके। देखिए अब आपको याद है या नहीं है सेक्शन 29 ब्रैकेट 5, ये वाला सेक्शन रजिस्ट्रेशन का, कितने स्टूडेंट को याद है? जबकि डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया, अभी मैं बताऊंगा तो आप कह दोगे हाँ हाँ ये तो हमें पता है। मेरे पास सामान है 10 लाख रुपए का, खरीदा था मैंने, जीएसटी पे किया हुआ 2 लाख, बिजनेस साथ चल रहा था, रजिस्टर्ड पर्सन हूं, आज फैसला किया बिजनेस बंद करूंगा मैं, तो उसे बिजनेस बंद करना है, सर्टिफिकेट कैंसिल करवाना पड़ेगा। कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और जितना सामान आपके पास बचा है उसका जो टैक्स क्रेडिट है वो आपको वापस करना पड़ेगा। या हम क्या करेंगे, 10 लाख का ये सामान है, इसकी जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जितना इस पे टैक्स बनेगा नॉर्मल रेट पर, विच एवर इज हायर आपको देना पड़ेगा। था ये पार्ट, है ना? तो इसको हमने क्या मान लिया, एज इफ यू हैव सोल्ड इट, इट विल बी कंसीडर टू बी सेल ऑफ गुड्स, उसके हिसाब से जीएसटी और जितना आपने आईटीसी लिया था विच एवर इज हायर। तो बेसिकली वो पार्ट यहां लिखा हुआ है, 29(5) वाले पार्ट को डिटेल में यहां लिखा हुआ है कि जो भी आपके पास सामान है, जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करवाएंगे, उस सबको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, जबकि आपने सप्लाई नहीं की, सामान आपके पास है। एक तो बिजनेस बंद हो गया मेरा, सामान बिक नहीं रहा, सामान रखा हुआ है, उसे विल प्रिज्यूम इट टू बी ए सप्लाई ऑफ गुड्स। कितना जीएसटी बनता है बताओ, कितना आईटीसी लिया था बताओ, विच हैव इज हायर, वापिस करो 29(5). देखो आप रीड करके, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। अगर इसमें से मैं वर्ड टैक्सेबल हटा दूं तो क्या मीनिंग हो जाएगा? तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया। या तो सीज टू बी ए पर्सन का मतलब ये हुआ डेथ हो गई है, सीज टू बी ए पर्सन, या फिर पर्सन के अलावा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। देखिए मतलब जब आपका सर्टिफिकेट कैंसिल होगा उस समय जो सामान आपके पास रखा हुआ है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, सप्लाई हो ना हो हमें नहीं पता। फिर आप बताओ जीएसटी कितना बना, फिर बताओ आईटीसी कितना लिया, फिर बताओ दोनों में से कितना, फिर वापस करो, ये भी नहीं है। लेकिन अगर आपका चलता बिजनेस किसी और ने टेक ओवर कर लिया, एज ए गोइंग कंसर्न, एसेट और लायबिलिटी सारी ले ली, फिर ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ये वाला पार्ट ध्यान करिए। हमने कहा था बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी को कहेगी तुम्हारे शेयर होल्डर हमारे, तुम्हारे एम्प्लॉय हमारे, तुम्हारे एसेट हमारे, तुम्हारा बिजनेस हमारा, तुम्हारी लायबिलिटी हमारी, तुम्हारा आईटीसी भी हमारा। याद आ रहा है? अब ये कोई सेल परचेज नहीं है, इनका आईटीसी भी इनका है, बिकॉज उन्होंने सारे पार्ट को एजडीएस टेक ओवर कर लिया। गवर्नमेंट वांट कि ऐसा हो, बिजनेस बंद ना हो, कोई ना कोई आके इसको संभाल ले, लेकिन इस कंपनी ने कहा नहीं, अपनी नेटवर्थ बोलो कितनी है, ये पकड़ो नेटवर्थ, तुम्हारे शेयर होल्डर को तुम जानो, तुम्हारी लायबिलिटी तुम जानो, तुम्हारे एम्प्लॉय तुम जानो, हमें तो एसेट की वैल्यू बताओ कितनी है, लायबिलिटी माइनस करो, पेमेंट ले लो। अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और इसका आईटीसी इसे नहीं मिलेगा। देखिए रीड करके,
फिर आगे एक पार्ट लिखा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। फिर क्या प्रॉब्लम है, मेरा बिजनेस है, मैं अपने एजेंट को कह रहा हूं तुम चलाते रहो, तो सप्लाई थोड़ा हुई, फिर तो एक ही बात है। बस अब रीड कर लीजिए। आगे देखिए, अगला पार्ट सिंपल है, फॉलोइंग शेल बी ट्रेडेड सप्लाई सर्विस, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये पार्ट तो ऊपर आज ही आ ही चुका है, लैंड बिल्डिंग को किराए पे दे, वो तो है ही सर्विस, इसमें क्या क्लियर करना। बी वाला पार्ट थोड़ा देखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर, wholly or partly except where the entire construction is received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation which is earlier. For the purpose of this clause, the expression competent authority means the government or any authority authorized to issue completion certificate under any law for the time in force in case of non-requirement of such certificate from such authority from any of the following, namely architect registered with the Council of Architecture, chartered engineer registered with the Institute of Engineers, licensed surveyor of the respective local body of the city or town or development or planning authority. The expression construction includes addition, alteration, replacement, remodeling. बस इतना रीड करिए एक बार। देखिए, पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। जब हम किसी के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले भी हमने बात की थी, कंस्ट्रक्शन हो सकता है खाली सर्विसेज हो, लेबर, मिस्त्री, प्लम्बर, कारपेंटर, इनकी सर्विस है, भाई मटेरियल तुम अपने आप ले आओ, तो वो भी कंस्ट्रक्शन सर्विस में आएगा। जी हम सर्विसेज प्लस मटेरियल वो भी आपको दे देंगे। मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन कई टाइप का होता है, एक में तो उन्होंने कहता है कि भाई सर्विसेज आपके सामान में दे दूंगा, दूसरे में कहता है जी सामान भी आप ही ले आओ, सब कुछ आप ही कर दो। तो उससे चाहे ये हम इसे सर्विस कहेंगे, गुड्स नहीं कहेंगे। रीजन क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर इसको कहा जी सर्विसेज अलग करो और मटेरियल अलग करो, पता नहीं लगेगा। जिसका टैक्स रेट कम है उस अमाउंट को ज्यादा दिखा देगा, दूसरे को कम दिखा देगा। जो प्रॉब्लम रेस्टोरेंट में थी वो प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, ऑलरेडी बताया था ना आपको। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा इसे हम क्या कहेंगे, सर्विस मान लेंगे। अकॉर्डिंगली आपके पास ऑप्शन ही रहेगा, इधर करे इधर करे। और जहां पे प्योरली सर्विस है वो तो है ही सर्विस। अब इसमें एक बात और भी है, मैं बिल्डर हूं, मैंने मकान बनाया, मटेरियल भी है और सर्विसेज भी है, और अब इस मकान को बेच दिया। अब ये क्या है, अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस कुछ भी नहीं है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है अब ये। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं, इसके ऊपर लगेगी स्टैंप ड्यूटी। अब ये जीएसटी की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। ये तो बिल्डिंग पूरी बनाई है मैंने, ऑफ कोर्स इसमें भी मटेरियल लगा है, इसमें भी सर्विसेज है, लेकिन बिल्डिंग बन गई, बनने के बाद बेचोगे, फिर जीएसटी कहां से आया, फिर क्या सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या सप्लाई सर्विस, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर तो लैंड स्टैंप ड्यूटी लगेगी, ये लगेगा ही नहीं। अब बिल्डिंग बन गई है का टेक्निकल मीनिंग बताया उन्होंने, बन गई है का मतलब क्या होता है। कोई आर्किटेक्ट ये सर्टिफिकेट बना के दे कि बिल्डिंग बन गई है, या कोई सिविल इंजीनियर ये सर्टिफिकेट बना के दे कि बिल्डिंग बन गई है, या एमसीडी का कोई अथॉराइज्ड ऑफिसर सर्टिफिकेट दे ये बिल्डिंग बन गई है, या कोई सर्टिफिकेट ना दे आपने इसमें रहना शुरू कर दिया मतलब बन गई है। विच एवर इज अर्लियर, सर्टिफिकेट या रहना शुरू किया, विच एवर, मैंने बिल्डिंग बनाई और मैंने रहना शुरू कर दिया, 2 महीने के बाद बेच दी, तो अंडरस्टूड है कि बिल्डिंग बनी हुई थी। मैंने कहा सर्टिफिकेट मैंने किससे लिया ही नहीं, मैंने तो अपने ठेकेदार से बनवाया था, बन गया, बात खत्म होगी। वो लिखा हुआ है जो हमारे किसी काम का नहीं। बस सिंपल मतलब यह है कि बनने के बाद बेचा, कोई जीएसटी नहीं, कोई गुड्स नहीं, कोई सर्विसेज नहीं, स्टैंप ड्यूटी लगेगी। और बनने से पहले मतलब आपने किसी के लिए बनाया होगा, सर्विसेज दी है, सर्विस है, सर्विसेज प्लस गुड्स है, फिर भी सर्विस है। आप रीड करके देखिए।
ठीक है, फिर देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कहो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहो, एक ही बात है। कंस्ट्रक्शन जो ओनर है, वो ओनर दो तीन टाइप के हैं। एक ओनर ये कह रहा है कि भाई कौन खरीदेगा लैंड, लैंड खरीदना कौन सा आसान काम है, 6 महीने तो लैंड खरीदने में लग जाएंगे, साल भर लग जाएगा, और सुबह से शाम तक काम करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डीलर 100 प्लॉट दिखाएगा तो एक पसंद आएगा, फिर ये ले लिया। उसके बाद एमसीडी के चक्कर काटो जी, नक्शा पास करवाओ, 50 चक्कर वो कटवाएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लो, बिजली का कनेक्शन लिए बिना मकान नहीं बना सकते, फिर उनके चक्कर काटो। उसके बाद किसी ठेकेदार से बात करो, मजदूर मिस्त्री से, इतना लंबा काम हमारे बस की बात नहीं, सीधा बना बनाया फ्लैट ले लो। ज्यादातर लोग इसको प्रीफर करते हैं, बना बनाया फ्लैट ले लो, जाओ चेक करो, देख लो, खरीद लो। तो यहां पर जब पेमेंट दी जाएगी, बिल्डर पेमेंट लेगा, तो क्या उसमें जीएसटी लेगा कि नहीं? बोलिए, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इट इज ए सेल ऑफ नॉट गुड्स, नॉट सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो गुड्स की डेफिनेशन में आती नहीं है, इस पर जीएसटी किस बात का? इस पर तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी। इसी को बोलते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय द आर्किटेक्ट और बाय सिविल इंजीनियर और बाय लाइसेंस सर्वेयर और द पर्सन इज रेडी और द हाउस इज रेडी, द इट वाज बीइंग यूज्ड। मान लो पुराना घर बेचेंगे, इट वाज बीइंग यूज्ड, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। दूसरी सिचुएशन, पर्सन ने कहा लैंड खरीदने में क्या प्रॉब्लम, लैंड तो मैं खरीद लूंगा, मेरे पास ऑलरेडी प्लॉट है 15 साल पुराना, कंस्ट्रक्शन करवानी है करवा लूंगा। कंस्ट्रक्शन करवाने की में दो प्रॉब्लम है, एक तो गुड्स और एक है सर्विसेज। सीमेंट कहां से लाऊं, कौन सा लाऊं, बदरपुर कहां से लाऊं, कौन सा लाऊं, रेत कहां से लाऊं, कौन सा लाऊं। मटेरियल की बड़ी प्रॉब्लम है, पहचान ही नहीं है। मार्केट में जाओ 50 वैरायटी दिखा देंगे, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, इतने, कौन सा लूं समझ में नहीं आ रहा, कौन सा लूं। दूसरी ओर सर्विसेज, मुझे तो बेस्ट मिस्त्री चाहिए, बेस्ट मजदूर चाहिए, मैं कहां से लाऊं। चलो किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का हर रोज का काम है, इनके पास सारी वैरायटी के लेबर मिस्त्री सब कुछ है, इनको पता है किसका काम बढ़िया है, क्योंकि तो 50 सालों से 20 सालों से 30 साल यही काम कर रहे हैं। सामान इन्होंने 50 बार खरीद के यूज किया, इनको पता है ये सामान बढ़िया है, ये कहां से मिलता है, इसका रेट ये, इसका रेट ये, इसका परचेज के लिए कोई वो नहीं चाहिए। तो हमने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने सामान भी खरीद लिया, सब कुछ मकान बना के दे दिया, एक तरीका ये है। लेकिन जिस पर्सन ने ऐसा किया, उसने कहा ये क्या हुआ, मैंने तो कहा था बेस्ट, उसने तो सारा घटिया सामान लगा दिया और रेट बेस्ट का ले लिया, ये गलती अगली बार नहीं करूंगा। तो अगली बार उसने कहा भाई नहीं, सिर्फ आपके मजदूर मिस्त्री होंगे और सामान मैं ला के दूंगा। तो फिर ये सिस्टम भी एक बन गया। तीसरी बार उसने बनाया कि अरे इसके मजदूर मिस्त्री को तो कुछ पता ही नहीं, सारे अनट्रेंड है, टेढ़ी दीवारें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया। तो फिर अगली बार उसने बात की कि जो मजदूर मिस्त्री लाओगे भाई मैं चेक करूंगा, जो ठीक नहीं है उसको मैं काम नहीं करने दूंगा, हटा दूंगा, उसके लिए मैं किसी और एक्सपर्ट को लेके आऊंगा, वो चेक करेगा। तो जाके फिर वो एक एक को चेक करवा के, पास करवा के फिर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपका अपना। जब सबसे पहले मैंने बनवाया तो क्या हुआ, फिर बनवाया तो क्या हुआ, फिर बनवाया तो क्या हुआ, और जो अब बनवा रहा हूं उसमें क्या हो रहा है, उसमें मैं 1 मिनट में पहचानता हूं कि जो ठेकेदार के मिस्त्री है ये ठीक नहीं है, नाड़ी है। मैं देख के बता दूंगा आधे घंटे में कि इसको कंस्ट्रक्शन आती नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, इसको हटाओ यहां से। तो ये मतलब ये समझ लीजिएगा, ये 22-23 सालों में जाके मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ। सबसे पहला मकान मैंने 25 साल पहले बनाया था, आज जाके मुझे समझ में आई अच्छा कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है, 25 साल लगे समझने में। तो ये मतलब कंस्ट्रक्शन की ये कहानी है। रियलिटी में मैं बता रहा हूं आपको, इट टुक 25 ईयर्स टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे पत्थर और टाइल लगाते हैं, तो मैंने वो ठेकेदार को काम नहीं दिया, मैंने कहा नहीं मैं खुद लाऊंगा, मिस्त्री मजदूर अपने सामने काम कराऊंगा। तो मैंने अपने एक एम्प्लॉय को भेजा, मैंने कहा वो बुद्ध विहार नाले पे बैठते हैं, उन वहां से लेके आ। तो लेके आया, बात करके दूसरे कहा जी 800 रुपये दिहाड़ी लूंगा मैं, 9 बजे काम शुरू करूंगा, 5 बजे बंद कर दूंगा, और अगर आप 8 बजे तक काम करवाओ तो 1.5 दिहाड़ी लूंगा, 1200 रुपये लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब वो आया तो मैंने कहा ये टाइल है, उस पर लाइन लगा दी, मैंने कहा इसको काट लो। जब काटने लगा तो मशीन का ब्लेड ही तोड़ दिया उसने, और ब्लेड टूट के ऐसे उड़ के गया। तुम्हें मशीन चलानी आती है? कहता जी वैसे ऐसे, मतलब मैं सीख रहा हूं अभी। तो वो नहीं तो क्या होता, कोई और बंदा होता, कहते जी लगा दे, उल्टी सीधी सब काम करके चला जाता।
फिर उसके बाद मेरे पास एक एक्सपर्ट भी है, उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा देखना, उसने कहा ये करना ये करना, उसने 10 मिनट बाद कहता जी इसको यहां से भगा दो, ये पता नहीं क्या कर जाएगा, ये तो कुछ नहीं पता। तो ये चेक करना पड़ता है उसमें, वो तभी हो सकता है जब खुद को पूरी नॉलेज तो पता लगता है। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्योर आपने लेबर की सर्विसेज लिया, वो तो सर्विसेज है ही, मटेरियल प्लस कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज है, तो भी ये सर्विस है। और बना बनाए ले लिया, फिर तो ना गुड्स है ना सर्विस है, और ये क्या जाएगा, स्टैंप ड्यूटी। अब बने बनाए में देखो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर एक में है बने बनाए में। अब बना बनाए लेके 4 दिन बाद शिफ्ट कर लिया, वी आर सो हैप्पी, चमकता हुआ चमचमाता पूछो मत। 15-20 दिन बाद यहां से ये टूट गया, 2 महीने बाद वो टूट गया, 5 महीने टूट गया, और साल भर बाद तो लगभग पूरा मकान ही टूट गया। सारी नालियां ब्लॉक हुई हुई हैं, सारे घर में सीलन आई हुई है, ये है वो है, बंदा सर पकड़ के रो रहा है। अभी एक पर्सन ने ऐसे परचेज किया था 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का एक फ्लैट। साल भर बाद यही हुआ, उसने उसका वीडियो बनाया, और वीडियो बना के सारी मार्केट में सब जगह सर्कुलेट कर रहा है कि इस बिल्डर से मैंने लिया था, 1 साल पहले लिया था, देख लो 1 साल में मेरे घर की क्या हालत है, 1.5 करोड़ रुपया मेरा डूब गया। सबको एडवाइस कर रहा हूं कोई भी बना बनाया फ्लैट ना खरीदे। तो यानी मुझे तो आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ आइडिया देना था, बिकॉज आई टोल्ड यू कि जब आप प्रैक्टिस में होंगे, सामने क्लाइंट आएगा, उसके हर बिजनेस के, हर प्रोफेशन की हर बात आपको पता हो। हर बात तो नहीं पता होगी, फिर भी काफी कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, देखो रीड करके। ठीक है, कंपिटेंट थोड़ी बड़ी बात फिर सुन लीजिएगा। जैसे एक मकान बन गया, तो गवर्नमेंट से भी आप कह रहे हो बन गया, हम कैसे मान लें बन गया? किससे सर्टिफिकेट लाओ ना। हमने कहा सर्टिफिकेट किससे लाए? वो से किसी भी आर्किटेक्ट से ले आओ, किसी भी सिविल इंजीनियर से ले आओ। देखो आर्किटेक्ट क्या करता है, पूरे घर की डिजाइनिंग कर देता है, इवन इंटीरियर की भी डिजाइनिंग कर देता है। सिविल इंजीनियर जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है कि जी मान लीजिएगा 6 मंजिल बनानी है, तो ये जो पिलर बने हैं, ये कितने पावर के पिलर होने चाहिए, कितने बड़े पिलर होने चाहिए। 10 टाइप के पिलर बनते हैं, वो इतने साइज का, फिर इतने साइज का, इतने साइज का, इतने साइज का। जी वो किस टाइप का होगा सिविल इंजीनियर बताएगा कि इसमें कितना सरिया लगना चाहिए, कितने एमएम का सरिया लगना चाहिए, कितना होना चाहिए, यानी इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ कितनी हो। फिर ये जो आप देख रहे हो बीम, ये वाला, अगर दीवारों को हटाना है तो ये बीम बीच में आएगा, सारा लोड इसके ऊपर होता है, सारा ये छत जो है इन बीम के ऊपर है, और ये बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और ये नीचे जो जितना हिस्सा जो नजर आ रहा है ना, इसको लटक बीम बोलते हैं। ये देखिए लटकता हुआ नजर आ रहा है बाहर, सबसे पावरफुल होते हैं ये, क्योंकि ये इसका लगभग इतना हिस्सा अंदर भी है, इससे ज्यादा हिस्सा अंदर होगा, इतना बाहर होगा, इतना मोटा है ये। और इसके ऊपर बाकी सारे जो सरिये ये वाले सब इसके ऊपर टिके हुए हैं, उधर से भी आके इसके ऊपर टिक रहे हैं। इसके ऊपर है ये, अगर ये रहेगा तो सारा पार्ट रहेगा, अगर ये टूटेगा सारा टूटेगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं भी किस साइज का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितने बीम इसके अंदर डालने हैं। ये इसमें खाली एक नहीं है, पता नहीं कितने डले होंगे, दीवारों के ऊपर होंगे। ये जो नजर आ रहा है ये वाला, ये सबसे पावरफुल ये वाले हैं। पूरी दीवार पूरा ऐसे चारों तरफ डले हुए होंगे, हैवी। फिर बीच में फ्लैट बीम होंगे जो नजर नहीं आ रहे, अंदर ही अंदर है। एक इधर फ्लैट होगा, एक इधर फ्लैट होगा, एक इधर फ्लैट होगा, एक इधर फ्लैट होगा, इधर फ्लैट होगा, पूरा जाल बना होगा इसका। कम से कम 10 मतलब 50 क्विंटल लोहे का सरिया। मेरा 150 गज का मकान है, उसमें एक फ्लोर में 50 क्विंटल सरिया डला है, 4 लाख रुपए का खाली सरिया उसके अंदर। इसमें कितने का होगा पता नहीं, उसके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है। वो सिविल इंजीनियर का काम है ये कैलकुलेशन वो लोग करते हैं। जरूरत से ज्यादा भी नहीं डालना, कम भी नहीं डालना। तो गवर्नमेंट से चाहे आप इनसे ले आओ या इनसे ले आओ। फिर एमसीडी के इंजीनियर होते हैं,
वो सर्वे करते रहते हैं कि जी आपने जो नक्शा था उसके हिसाब से बनाया, कोई रूल रेगुलेशन वायलेट तो नहीं किया, ये नहीं किया तो उनसे ले आओ, नहीं तो छोड़ो, आप ही हमें प्रूफ दे दो जी आप इसमें रह रहे हो, जी मैं तो 6 महीने पहले बन गया था, 6 महीने से रह रहा हूं, ये रहा प्रूफ। उस केस में जीएसटी नहीं होगा, उस केस में सिंपल स्टैंप ड्यूटी लगेगी। अब आपको रीड करके देख लो, डाउट्स क्लियर कर लो। फिर इसके आगे देखिएगा, टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज करने का पेमेंट ले तो क्या कहलाएगी? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखिए कैसे, मेरी बुक है, एक पब्लिशर ने कहा मैं चाहता हूं 5000 कॉपी में इसकी प्रिंट कर लूं, 5000 कॉपी। मैंने कहा कर लो, दे दो आप 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो ये ट्रांसफर ऑफ सर्विस हुआ, सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ या गुड्स हुआ? सर्विसेज। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो सारा का सारा सर्विसेज में आएगा, वो तो गुड्स में आएगा ही नहीं। लेकिन जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है बस उसको जो है गुड्स में माना हुआ है। आगे देखिएगा, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ, ये सब सॉफ्टवेयर जाएगा सर्विसेज में। ये सब कस्टमाइज है, जो अपने हिसाब से तैयार करवाया गया है। agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act। ठीक है, ये सब किसमें जाएगा? सर्विस में। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया था कि हम आपको कह रहे हैं कि ये काम कर दो, पेमेंट मिलेगा, तो ये कंसिडरेशन में था। हमने कहा ये काम ना करो, ये काम टॉलरेट कर लो, याद है लास्ट क्लास में बात की थी। हमने एक फिल्म एक्ट्रेस को कहा तुम हमारे साथ काम ना करो कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ काम मत करना। बोली कितना पेमेंट लोगे इसका? तो उन्होंने कहा इसका 50 लाख रुपया लगेगा। क्या जीएसटी लगेगा? यस। हमने रोक दिया, ये काम मत करना, रिफ्रेन। आपको इस प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करना, बोली कितना पेमेंट लोगे। इस एक्टर के साथ काम नहीं करना, इस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना, रिफ्रेन करना। या टॉलरेटर एक्ट वाला जो लास्ट क्लास में भी हम कर रहे थे। ठीक है, ये सब किस में जाएंगे? सर्विस में। अंडरस्टूड है, सर्विस में जाएंगे। गुड्स तो है नहीं। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज वेदर और नॉट स्पेसिफिक पर्पज, कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। सामान को इस्तेमाल करने का राइट पहले भी हम बात कर चुके हैं। यूज करने का राइट तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जाएगा। बस इसके बाद वो पार्ट आ गया जिसमें लिखा था ना, अगर हम कहेंगे सर्विसेज को गुड्स तो गुड्स है, गुड्स को सर्विस, वो वाला पार्ट आ गया। आप रीड करके देख लो। दिस इज कंप्लीट शेड्यूल 2, सारे को रीड कर लीजिए। देखिए हमने तीनों शेड्यूल अब फिनिश कर लिए। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। इसमें था डीम्ड सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई है, और ये पार्ट आपने लास्ट क्लास में याद भी किया था रफली। ठीक है ना? शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 ये है, ये याद नहीं करना। 2-3 आइटम जो कंफ्यूजन वाली है बस वो याद करनी है, बाकी तो बिना मतलब के लिखा हुआ है। 2-3 पार्ट हैं जो कंफ्यूजन वाले समझने वाले थे। शेड्यूल 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट याद करना है। 7th और 8th पॉइंट तो मैंने कहा था सिलेबस में नहीं है, 6 पॉइंट तक याद। अब आप डाउट पूछ सकते हैं यहां तक, इतने पार्ट तक पहले किसी को डाउट?
अच्छा, आज आप ये पूरा चैप्टर भी याद करके आई हो ना, मीनिंग ऑफ सप्लाई। कितने स्टूडेंट याद करके आए? इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं। चलो, एक स्टूडेंट याद करके आए, ठीक है। आप भी याद करते रहो, बीच बीच में मैं पूछ लूंगा, अभी आप याद साथ साथ करते जाओ, समझते जाओ, याद करते जाओ। चलिए, अब देखिए स्टार्टिंग से अब हमारा क्या रहेगा इसमें। पेज नंबर 231 से दोबारा देखो। अब चेक करो, क्या पहला पेज 231 कंप्लीट हो गया? अच्छा, इसका बॉटम का एग्जाम्पल रीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, पेज 231 का। इफ ए डीलर ऑफ मारुति कार हैज गिवन वन कार 8 lakh, has also taken used car of the customer. In this case, GST payable on is payable on transaction value, and such value is 10 lakh. GST is payable 10 lakh. 10 लाख की गाड़ी थी, कस्टमर को 8 लाख में दी है, साथ में उसकी पुरानी गाड़ी ले ली, 2 लाख की पुरानी गाड़ी लगा दी, तो जीएसटी 8 लाख पे कि 10 लाख पे? 10 लाख पे। और कस्टमर कितने से पे चार्ज करेगा? कस्टमर ने अपनी 2 लाख की गाड़ी इसको दी है, कस्टमर 2 लाख पे चार्ज करेगा? नो, क्योंकि कस्टमर के केस में बिजनेस नहीं है, पर्सनल ट्रांजैक्शन है। अपनी पर्सनल गाड़ी दी है, पर्सनल ट्रांजैक्शन है। मारुति के डीलर के लिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, इसलिए कस्टमर को कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना। अगले पेज पे लिखा हुआ, अगले पेज पे नहीं लिखा हुआ। चलो, इतना ही पार्ट है तो अंडरस्टूड है, कस्टमर को कुछ चार्ज नहीं करना, बिकॉज कस्टमर के लिए वो पर्सनल सामान था, वो बिजनेस का सामान नहीं था। ठीक है, अगले पेज पे देखिए। द टर्म गुड्स शैल नॉट इंक्लूड मनी, सिक्योरिटी और लैंड बिल्डिंग। ऑलरेडी हमने गुड्स की डेफिनेशन में रीड कर लिया, हेंस इज नॉट ए सप्लाई, नो जीएसटी पेबल। एक्शनेबल क्लेम का पार्ट ऑलरेडी हमने रीड कर लिया। द टर्म एक्शनेबल क्लेम इज कवर्ड इन द डेफिनेशन गुड्स, बट ओनली 3 एक्शनेबल क्लेम शैल बी कंसिडर्ड टू बी सप्लाई एंड आर लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग। इन 3 को सप्लाई माना जाएगा और किसी को नहीं। चेक करिए, डाउट्स यहां तक। पेज नंबर 232 हमारा हो गया, 233 हमारा हो गया, 234 हो गया। 234 तक चेक करिए, कुछ रहा हो तो। अब 235 में देखिएगा क्लैरिफिकेशन। वैसे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, फिर देख लीजिएगा 235 पर। फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। कुछ भी फ्री में दोगे तो 17.5 कह रहा आईटीसी उसका नहीं मिलेगा, और अगर आईटीसी लेना है तो शेड्यूल 1 क्या कह रहा है, उसको सप्लाई मान के जीएसटी चार्ज कर लो। देखो, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। 17.5 एंड शेड्यूल 1 सेम चीज है। 17.5 कह रहा है फ्री वाले में आईटीसी आपको लेना ही नहीं है। शेड्यूल 1 कह रहा है आपने आईटीसी ले लिया था और फिर फ्री में दे दिया, सप्लाई मानी जाएगी। इसका मतलब हमारे पास 2 वे आउट है, या तो आईटीसी ना ले फिर हम किसी को फ्री में दे देंगे, सप्लाई नहीं मानी जाएगी, और अगर आईटीसी लिया है फ्री में दे देंगे, सप्लाई मानी जाएगी। तो या तो इधर आ जाओ या इधर आ जाओ। देखो, इफ इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस among certain sections of trade and industry, such as pharmaceutical companies, which often provide drug samples to their stockists, dealers, medical practitioners, etc., without charging any consideration. In such cases, the supplier should not take ITC. या तो वो ITC ना ले, also it will not be considered supply as per Schedule 1, or supplier should take ITC, it will be considered to be supply as per Schedule 1. देखिए रीड करके।
देखिए, ये फ्री की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? फ्री में कौन देता है भाई कुछ? देखो, बिजनेस के अंदर ये फ्री वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत है उसकी, पर्पज है। एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, उसने कोरोना के ट्रीटमेंट की नई टैबलेट बनाई है, टैबलेट। और जितना मर्जी शोर मचा ले, टैबलेट है, इलाज कर देगी, कोई नहीं खरीदेगा। वो कहेगा पता नहीं इलाज करेगी नहीं करेगी, कहीं कुछ और ही ना कर दे, कोई नहीं लेगा। अब ये टैबलेट के सैंपल फ्री में सारे डॉक्टरों के पास पहुंचाए जाएंगे। डॉक्टर को समझाया जाएगा कि जी हम क्यों कह रहे हैं ट्रीटमेंट कर देंगे, इसका क्या रीजन है। डॉक्टर भी इलाज बताओ भाई, एक्सप्लेन करो। और डॉक्टर को लग रहा है साइंटिफिक है, बात तो सही है भाई, ये तो दैट इज करेक्ट। तो कहेंगे डॉक्टर साहब आपके लिए फ्री सैंपल है। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, उसका रैपर उतार देंगे, उसको छोटे लिफाफे में गोली को डाल देंगे। अब कोई पेशेंट आएगा, उसको मान लो कोरोना है, तो डॉक्टर ये सब बात नहीं करेगा तुम्हें कोरोना है नहीं है ये है वो है। डॉक्टर में से ये लो, सुबह दोपहर शाम 3 बार लेनी है, गर्म पानी के साथ लेना ठीक है। और 3 दिन के बाद वो बंदा आया, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हाल चाल है? जी मैं एकदम बिल्कुल सही हूं, फर्स्ट क्लास। तो डॉक्टर समझ जाएगा अभी मेडिसिन काम कर रही है, वो सही कह रही थी कंपनी ने जो बनाई है। दूसरा पेशेंट आया, उस पर ट्राई किया, 10 पे ट्राई किया। नाउ द डॉक्टर इज कंफर्म कि ये परमानेंट मेडिसिन है, बिल्कुल सही है। अब वो इस कंपनी से डॉक्टर परचेज कर लेगा कि भाई ऐसा करो 100 टैबलेट 1000 टैबलेट मुझे दे दो, क्या रेट लगाओगे? लगाओ क्या रेट, ये लो, पेशेंट को देंगे। फिर वो कंपनी धीरे धीरे मेडिकल हॉल पे जाएगी, मेडिसिन की दुकानों पे। क्योंकि कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे वो कहेंगे भाई मैं अपनी तरफ से मेडिसिन देता नहीं, मैं तो लिख देता हूं, प्रेस्क्रिप्शन वाला हूं। तो लिखेगा तो 10 मेडिकल हॉल पे वो जाएगा लेकर के, वो कहेंगे है नहीं, फिर वो कंपनी सप्लाई करना शुरू कर देगी और मार्केट में प्रोडक्ट आ जाएगा। तो फ्री विल प्ले अ बिग रोल, नहीं तो ना तो फ्री में चलेगा ही नहीं कभी। तो ये हर बिजनेस के साथ है। अब एक बार एक कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी हमारे पास आई, कहते जी ये 10 कैलकुलेटर है आपके लिए फ्री। हमने कहा क्यों? आप चला के देखो सारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, बच्चों को आप कहो ये कैलकुलेटर सबसे बढ़िया है, ये खरीदेंगे। तो हमने चलाया, वो चला ही नहीं और हम करें मल्टीप्लाई, वो करे डिवाइड कैलकुलेटर 200 रुपए का था, 400 की बजाय। हमने कहा ये क्या है भाई, ये तो प्रॉपर ही। कह रहा जी इसको दूसरी बार करो आप। वैसे क्या बच्चों के पास एक बार करने का टाइम नहीं होता, 2 बार कहां करेंगे? वो तो एक बार में जो रिजल्ट आया नोट करके एग्जाम में लिख के आ जाएंगे तो एनीवे, मतलब मैं आपको बता रहा था ये फ्री वाला पार्ट, प्रोडक्ट अच्छा हो फिर फ्री में दे के देखो चलेगा, रेट रीजनेबल हो। तो हर प्रोडक्ट का साथ में फ्री का तो सिस्टम है ही। अब रीड करके देख लीजिए। हाँ जी, अब पेज नंबर 235 तक डाउट, 235 तक ठीक। अबाउट 236 पे 236 पे कोई पार्ट, कोई डाउट, क्वेश्चन? 237 के बॉटम पर क्लैरिफिकेशन। आर्ट वर्क्स sent by artist to galleries for exhibition is not a supply. Artists give their work of art to galleries where it is exhibited for supply. How no consideration flows from the gallery to the artist when the artwork are sent to the gallery for exhibition. Therefore, the same is not a supply. It is only when a buyer selects a particular artwork displayed at a gallery that the actual supply takes place and applicable GST would be payable at the time of such supply. देखिए, एक आर्टिस्ट है, उसने 1000 पेंटिंग बना के रखी हुई है। स्टार्टिंग में तो बंदे ने एक पेंटिंग बनाई, रख लिया, फ्रेंड आया, रिश्तेदार आया, दिखाया, सबने कहा बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया, तो उसने फिर एक और बनाई,
लोगों ने कहा ये तो उससे ही बढ़िया है। फिर उससे 50 बनाई, बढ़िया है बढ़िया, तो फिर उसके दिमाग में आएगा मैं बेच क्यों ना दूं। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे था, फिर सेल की बात आई, सेल कहां करूं, दुकान कहां खोलूं मैं। तो एक सिस्टम ये भी है भाई, आर्ट गैलरीज होती हैं, वहां वो कहते हैं सारे आर्टिस्ट को अपनी अपनी जो पेंटिंग वगैरह भिजवा दो, पब्लिक आएगी, कोई खरीदेगा तो हम बेच देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी वापस आ जाएगी। तो इससे वहां पे अपनी 50 पेंटिंग भिजवाई, भिजवाते ही गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी निकालो। उसने कहा जीएसटी किस बात का, अभी सप्लाई कहां हुई है। तो इसको लेके कंफ्यूजन था, तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि भाई आर्टिस्ट अगर भेजता है पेंटिंग वगैरह को गैलरी, आर्ट गैलरी में, दिस इज नॉट ए सप्लाई। सप्लाई तब बनेगी जब वहां से सप्लाई हो जाएगी, तब इसको जीएसटी का पेमेंट। तो इसमें क्लैरिफाई करने वाली कौन सी बात है। आई थिंक ये तो क्लियर है। तो जितने भी क्लैरिफिकेशन रीड करेंगे ना, 90% में आप कहोगे इसमें क्या क्लैरिफाई हुआ। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि इसमें कुछ क्लैरिफाई करने वाला नहीं है। अब लिखा है तो हम भी इसको रीड करें, आप भी पढ़ लो, ठीक है, रीडिंग लेके देख लो। देखिए पेज 238 पर क्लैरिफिकेशन नंबर 238 पेज पर क्लैरिफिकेशन नंबर 2, CBIC, that is Central Board of Indirect Taxes and Customs, has clarified taxability of tenancy rights, Pagdi, under GST, as you know. Pagdi system that transfer tenancy rights against tenancy premium is prevalent in some states. The activity of transfer of tenancy rights against consideration tenancy premium is squarely covered under supply of services liable to GST. It is a form of lease or renting of property, and such activity is specifically declared to be service in Schedule 2. That is, lease, tenancy, easement, license to occupy land is a supply of service. Although stamp duty registration charges have been levied on such transfer of tenancy rights, it is still subject to GST. Since merely because a transaction supply involves execution of a document which may require registration and payment of registration fee and stamp duty would not preclude them from the scope of supply and from payment of GST. Transfer of tenancy rights cannot be treated as sale of land, building, thus it is not a negative list activity, and consequently consideration for the said activity shall direct levy of GST. To sum up, transfer of tenancy rights to a new tenant against consideration in the form of tenancy premium is taxable. Further services provided by outgoing tenant by way of surrendering the tenancy rights against consideration in the form of tenancy premium is liable to GST. इतना एक बार रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा पगड़ी सिस्टम। आजकल तो ये चलता नहीं है, किसी जमाने में चलता था। पुरानी दिल्ली में आज भी बहुत लोग पगड़ी पे बैठे हैं। कनॉट प्लेस में पुराना सिस्टम है, लेकिन चल अभी भी रहा है। वो ये सिस्टम है, मेरी बिल्डिंग है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, अगर कोई मुझसे रेंट पे मांगेगा तो मैं रेंट बताऊंगा, जी इसका 1 लाख रुपए पर मंथ है, 50,000 रुपए पर मंथ है, और एग्रीमेंट कर लो, 3 साल का है, 2 साल का, 1 साल का एग्रीमेंट कर लो। ये सिस्टम होगा। पहले सिस्टम एक ये भी था, जी मेरी हाउस प्रॉपर्टी है एक्स की, मुझे रेंट पे चाहिए, अच्छा ऐसा करो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख दे दो, और ये प्रॉपर्टी हमेशा के लिए तुम्हारे पास रेंट पे, नॉमिनल सा रेंट दे देना, 10 रुपए महीना, 50 रुपए महीना। तो वो इसलिए था कि मान लो प्रॉपर्टी तो 50 लाख की है, हमने लिया 10 लाख,
मान लो रेंट ना हो तो वाई के माइंड में क्या रहेगा, मैंने तो प्रॉपर्टी खरीद ली, कितने में, 10 लाख में। 10 साल बाद जब ये इससे वापस मांगेगा प्रॉपर्टी, वो कहेगा कौन सी, वो तो तुमने मुझे बेची थी। वो कहेगा बेची का, रेंट पे दी थी, रेंट पे दी थी तो रेंट का है, मैं तो रेंट दिया नहीं तुम्हें। इस पर्सन की डेथ हो जाए, इसके चिल्ड्रन कहेंगे हमने तो आज तक रेंट नहीं दिया, ना हमारे फादर ने बताया कि रेंट देना है, इसलिए रेंट रखा जाता है, चाहे वो 10 रुपए क्यों ना हो। दिस इज ए रिमाइंडर कि तुम टेनेंट हो, मालिक नहीं हो। ये 10 रुपए देते हुए तुम्हें याद रहेगा कि तुम मालिक नहीं हो। कितना भी छोटा रेंट हो, रेंट तो होगा। जिसमें डीडीए के केस में कहा था ग्राउंड रेंट, 99 ईयर की लीज, कुछ रहेगा। अब लेट्स सी 10 लाख दे दिया इसने, 3 साल के बाद इसने कहा कि जी अपनी प्रॉपर्टी संभालो, मेरा 10 लाख वापस दो, वापस नहीं होगा, प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो वाई को किसी पर्सन जेड ने कहा कि मुझे चाहिए, मुझको दे दो, तो एक्स विल से यस, जेड को देना चाहो दे दो। तो वाई ने जेड को कहा मैं तुमसे 15 लाख रुपए लूंगा, 10 तो मैंने दिए हुए, 15 लूंगा, 5 मेरा प्रॉफिट। तो एक्स विल से इस 5 में से मेरा शेयर होगा, एग्रीमेंट में लिखा होगा, इसमें से 30, 20, 40 जो भी एग्रीमेंट है, लेट्स सी 50%, तो इस 5 में से 50% इसको मिलेगा। 15 लाख ये देगा वाई को, वाई 12.5 रखेगा, 2.5 लाख इसको देगा, और ये पगड़ी इसके नाम में ट्रांसफर कर देगा क्योंकि एग्रीमेंट इसके साथ में है, इसके नाम में ट्रांसफर कर देगा। अब ये प्रॉपर्टी पगड़ी में आपके पास है, ठीक है, क्योंकि पगड़ी में इसको तो वापस कुछ पैसा करना ही नहीं, ये पगड़ी आगे से आगे बिकती जाएगी। पगड़ी इसके नाम में हो गई। रेंट एग्रीमेंट 10 रुपए का, 50 रुपए का इसके नाम में होगा। बेसिकली रेंट एग्रीमेंट बदलता है बस, और कुछ नहीं होता। अब जेड ने कहा मुझे जरूरत नहीं है, ए ने कहा भाई मुझे दे दे, मैं तुझे 20 लाख रुपए दे दूंगा। इसने 20 लिए, 2.5 लाख इसको दे दिए। तो इस बंदे के पास रेगुलर कभी ना कभी कोई ना कोई पेमेंट आता रहेगा, जब भी पगड़ी बदलेगी इसके पास पेमेंट आता रहेगा। अगर ये चाहता है मैं ले लूं प्रॉपर्टी वापस, तो ये ए से बात करेगा, ए कहेगा लाओ 25 लाख रुपया दे, तो ये 25 लाख रुपए दे के खाली करवाएगा। 25 में से जो एक्स्ट्रा का 5 है उसमें 50 इसका है, 50 इसका हो जाएगा, यानी से 22.5 लाख रुपया दे के खाली करा देगा प्रॉपर्टी को। मतलब हर महीने किराए के झंझट में कौन पड़े, एक ही बार में इकट्ठा ले लो 10-20 लाख। पुराना सिस्टम ये था, रोज रोज किराया मांगने कौन जाएगा। फिर मेरे को इकट्ठे चाहिए 10 लाख, भाई मैं क्या करूं, ये पगड़ी सिस्टम है। अब जीएसटी की बात देखिए, क्या है जीएसटी की बात। एक्स ने वाई को पगड़ी पे दी, 10 लाख रुपया लिया, 50 रुपए का रेंट है। क्या इनका एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही है। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट होने पर मैटर कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को टेकअप नहीं करेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का, रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये एक्ट कह रहा है जिसके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को लाके दो, तब मानेंगे, हम नहीं तो नहीं मानते हम। रजिस्ट्रार को दो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, और उसके चार्जेस लगेंगे। कितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसका सर्टेन परसेंटेज वहां देना पड़ेगा। फिर वो इसके एग्रीमेंट की कॉपी अपने पास रखेंगे, रजिस्ट्रार स्टैंप लगाएगा, सिग्नेचर करके दे देगा कि कल को कोई बात हो हम तुम्हारे साथ है, विटनेस बनेंगे, हमारे सामने सब कुछ हुआ था, यानी सरकारी गवाह है वो रजिस्ट्रार। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट कहेगा कोर्ट में आना है, रजिस्ट्रेशन फीस जितनी बनती थी उसका 10 टाइम देना पड़ेगा आपको, 10 गुना दो तो केस फाइल हो जाएगा, पेनल्टी लगेगी 10 गुना की, 10 टाइम की पेनल्टी। तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब इस पर्सन से जो 10 लाख रुपया लिया उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। मिस्टर एक्स ये कह रहा है कि जब इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट हो गया फिर जीएसटी किस बात का। जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तब भी उसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं। प्रॉपर्टी सेल करने पर भी कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी किराए पे देने पर भी कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी पगड़ी पर देने पर भी कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइप का हो, जाना वहीं पड़ेगा। किसी को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लिखा जाएगा मैंने गिफ्ट में दिया है। तो हर ऐसे पर्पज के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाया जाएगा। तो एक्स ने एक प्रॉपर्टी पहले बेची थी जेड को, रजिस्ट्रार ऑफिस गए, स्टैंप ड्यूटी पे की। अब जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लैंड बिल्डिंग की सेल परचेज पर स्टैंप ड्यूटी लगती है, जीएसटी नहीं। अब इस पर्सन ने दूसरी प्रॉपर्टी पगड़ी पर दी, स्टैंप ड्यूटी दी, तो अब इसे ये इंप्रेशन है कि अच्छा ये सिस्टम होता है। अगर एक बार स्टैंप ड्यूटी दे दो तो जीएसटी नहीं लगता, गौर से ये तो क्लैरिफाई करना है हमें आपको, ऐसा नहीं है।
स्टैंप ड्यूटी भी लग जाएगी और जीएसटी भी लगेगा। डोंट थिंक कि स्टैंप ड्यूटी लगी जीएसटी लगेगा। हमने तो कहा सेल परचेज पर अगर स्टैंप ड्यूटी लगी है तब जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विसेज है, उस पर अगर स्टैंप ड्यूटी लगी है तो लगी होगी, जीएसटी आगे लगेगा। मान लो बिल्डिंग हमने रेंट पे लिया, रेंट एग्रीमेंट हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो रेंट एग्रीमेंट में हमने रजिस्ट्रेशन फी का पेमेंट किया, स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट किया है। इसके बाद रेंट पे हर महीने जीएसटी लग के आ रहा है, दोनों लग रहे हैं। जब हमारा एग्रीमेंट हुआ तो रेंट एग्रीमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगी है, तो वहां पे क्या होता है, टेनेंट और ओनर दोनों मिलकर 50-50 बियर कर लेते हैं। स्टार्टिंग में क्लियर हो जाता है भी जितनी स्टैंप ड्यूटी लगेगी हाफ ऑफ कर लेंगे। 2 लाख लगेगी, 1 लाख तुम दे देना, 1 लाख हम दे देंगे। उसके बाद हर महीने का रेंट होगा तो क्या उसमें जीएसटी लगेगा? लगेगा। तो उससे ये रेंटिंग प्रॉपर्टी तो है, और क्या है। आपने लमसम रेंट ले लिया, एक ही बात है। अब वाई ने जेड को बेची, नहीं पगड़ी ट्रांसफर हुई 15 लाख, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एक्स ने इसमें से क्लेम किया 2.5 लाख रुपया, क्या एक्स 2.5 लाख के ऊपर जीएसटी लगाएगा? लगाएगा। क्या ये मिस्टर वाई जो इसको बिल मिलेगा उसका आईटीसी ले लेगा? 2.5 लाख के ऊपर जीएसटी का ले लेगा। सेम सिस्टम है, एक बार रीड कर लीजिए। हर वे डाउट देख लीजिएगा। बस बेसिक पार्ट क्या है, पगड़ी सिस्टम में लमसम अमाउंट होता है और इसका सब टेनेंसी अलाउड होती है। इन जनरल सब टेनेंट अलाउड नहीं होता, इसमें अलाउड होता है। आप किसी को भी आगे आगे पगड़ी ट्रांसफर करते जाओ, एक्स्ट्रा मनी में से शेयर देना होता है। सर जैसे किसी पर्सन ने एबीसी लिमिटेड ने एक कार परचेज करी 1 अप्रैल 2017 को, उसकी उसकी वैल्यू थी 10 लाख, और सर 1 अप्रैल 2022 को उसकी बुक वैल्यू है 5 लाख, और उसने 1 अप्रैल 2022 को ही वो 7 लाख में परचेज कर दी, वो सेल कर दी। तो सर इस पर कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? इस पे कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? परचेज है 1/4/2000 2017 को, और इस रेट को बुक वैल्यू इतनी है और सेल की है इतने में, जीएसटी कितने पे लगेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू आप बताओ कौन सी है? जिस वैल्यू पर इन जनरल ट्रांजैक्शन हो रही है वही तो मार्केट वैल्यू होती है। ये तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है, तो इस पे लगेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। बुक्स में क्या वैल्यू है, कुछ भी हो। प्रॉफिट पे क्यों? सेल वैल्यू पे लगेगा, और क्या।
जीएसटी प्रॉफिट पे लगेगा ये कहाँ दिया? वो तो इनकम टैक्स है जो प्रॉफिट पे लगता है। इनकम टैक्स इज ऑन प्रॉफिट, जीएसटी इज ऑन ग्रॉस अमाउंट। आप लॉस में जीएसटी फिर भी लग जाएगा। मैंने 10 लाख का सामान खरीद के 6 लाख में भेजा, 4 लाख का लॉस है, जीएसटी फिर भी लग जाएगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स प्रॉफिट पे आएगा, जीएसटी ग्रॉस वैल्यू पे आएगा। ठीक। ट्रांजेक्शन वैल्यू जितने में बेचोगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू वो तो सारा जीएसटी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। चाहे लॉस में जा रहे हैं तो भी जीएसटी लगेगा, वो इनकम टैक्स में है। अगर लॉस में जा रहे तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और देखो डाउट। देखिए नेक्स्ट पार्ट, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। Interstate movement of various modes of conveyance between distinct persons as specified in section 25(4) of the City Act, including trains, buses, trucks, tankers, trailers, vessels, air container aircraft, carrying goods or passenger or both for repairs and maintenance, except in cases where such movement is for further supply of the same conveyance, was discussed in GST Council meeting held on June 17. Council recommended as such interstate movement shall be treated neither as supply of goods nor supply of services and therefore not be leviable to GST, IGST. Thus, above activity may not be treated as supply and consequently IGST will not be payable such supply. However, applicable CGST, IGST as the case may shall be applicable on repairs and maintenance done for such conveyance. देखिए रीड करके। देखिए एबीसी लिमिटेड, हेड ऑफिस दिल्ली, ब्रांच यूपी, ट्रक भर के सामान भेजा है यूपी, सामान खाली करके ट्रक वापस आ गया, तो सप्लाई सामान की हुई या ट्रक की भी हो गई? ये क्लैरिफाई किया है कि सामान की सप्लाई मानी जाएगी, ट्रक की नहीं। अगर बस में गया है, ट्रेन में गया है, उनकी नहीं है कि ये खाली कहीं कोई कहे जी ये ट्रक बस यहां से निकला और समझो सप्लाई हो गई, तो वो कह रहे चलो क्लैरिफाई कर देते हैं सप्लाई। लेकिन अगर ये ट्रक वगैरह खराब हो गया यहां पे और ठीक कराया, रिपेयर वगैरह, उसके चार्ज दिया है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर तो लगेगा। इसमें क्या खास बात है? देखो रीड करके, ये बिना मतलब का क्लैरिफिकेशन है। अब देखिए पेज 239 चेक करिए, क्या हो गया ये पेज हमारा 239? कुछ रहता तो नहीं ना? पेज 240
गुड्स की डेफिनेशन थी, सर्विसेज की थी, मनी की थी, होगी ना ये डेफिनेशन। पेज 241 शेड्यूल 2, पेज 242 पर आइए। डोनेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यू। An important feature of constitution is quid pro quo, something for something. Donation issued by a person is treated as constitution only if there exists quid pro quo. There is an obligation on the part of the recipient, donation or gift to do something. Generally, institutions such as religious institutions, charitable institutions, school, hospitals, orphanage, old age home, etc. receive financial help or any other support in the form of donation or gift. In order to express the gratitude towards such help support, the recipient institution place a name plate. Similar such acknowledgement in their premises. When the name of the donor is displayed on the recipient institution premises in such a manner, which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donor's act of philanthropy, and is not aimed at giving publicity to donor in such manner it would be an advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply. In other words, there is no obligation quid pro quo on the part of the recipient donation or gift to do something. Therefore, there is no gift GST liability. Some examples of cases. देखो ये मैटर क्या है। हमने आपसे ट्यूशन फी लिया है तो जीएसटी उसके ऊपर लगा है। टीचिंग की सर्विसेज है, पेमेंट जो है वो कंसिडरेशन है। लेकिन मैं गड़बड़ करने के लिए बोलता हूं, मैं किसी स्टूडेंट से पेमेंट नहीं लेता हूं, नो कंसिडरेशन, बट स्टूडेंट्स आर गिविंग मी डोनेशन, व्हाट कैन आई डू। और डोनेशन के ऊपर जीएसटी नहीं है क्योंकि सेक्शन 9(1) क्या कह रहा है, देयर शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैं कहूंगा कहां है सप्लाई। अब कोई मुझे डोनेशन दे रहा तो मैं क्या करूं, तो उसको क्लैरिफाई किया है। अगर रियलिटी में ये डोनेशन है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपने उस डोनेशन के बदले में कुछ किया है, कुछ किया, हमें पता लग जाएगा क्या किया है, तो समझ जाएंगे क्विड प्रो क्यू। उन्होंने आपको डोनेशन दिया, आपने बदले में कुछ कर दिया, फिर कहां डोनेशन है, फिर तो ये कंसिडरेशन है। जैसे एक पर्टिकुलर चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमने कहा जी हम आपको 1 लाख रुपए डोनेट करना चाह रहे हैं, हम वहां पर एक पर्टिकुलर रूम बनवा देंगे जहां पे लोग स्टे कर सकते हैं। रूम के बाहर एडवर्टाइजमेंट लगाया जाएगा, M.K. गुप्ता सी एजुकेशन क्लासेस फॉर दिस न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। अब आप बताओ डोनेशन है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सीधा सीधा गिव एंड टेक है, क्विड प्रो क्यू है। और आपने 1 लाख ले लिया, बदले में एडवर्टाइजमेंट कर दी। या मैंने कहा उस बिल्डिंग के ऊपर लगाओ हमारा बोर्ड, मधुबन चौक पे बिल्डिंग है, ऊपर बोर्ड लगा दो, फिर वो कह रहे हैं जी ये डोनेशन, कौन से ये डोनेशन नहीं है। बस ये एग्जाम्पल देके समझा रखा है, देखो आप रीड करके। इज दैट राइट? प्योरली डोनेशन है, रियल सेंस में डोनेशन है, कोई बात नहीं।
नाम डोनेशन है कंसिडरेशन, टैक्स लग जाएगा। ठीक है, इज इट राइट? किसी को डाउट है देख लीजिएगा। आपने डोनेट किया, सिंपली अपना नाम लिखा है, उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं है। वो तो और लोगों को एनकरेज करेगा कि जैसे भाई मैंने दिया वैसे आप लोग भी दो। लेकिन बिजनेस का नाम लिखना, बिजनेस किस टाइप का, वो सब बताना, वो तो पब्लिसिटी है। आगे देखिएगा, क्लैरिफिकेशन ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू डेल क्रेडिटर एजेंट। अब कंसाइनमेंट का चैप्टर आपने बहुत स्टडी किया है फाउंडेशन में, है ना। डेल क्रेडिटर एजेंट का मतलब क्या हुआ? बैड डेट्स मेरे है, पेमेंट की गारंटी है, कमीशन ज्यादा है, यही है ना। तो प्रिंसिपल है, एजेंट है, ये डेल क्रेडिटर एजेंट है, इसकी डीलिंग की बात कर रहे हैं। इसने किसी कस्टमर को सामान बेचा है, सामान बेच के पेमेंट खुद ने लिया है, जीएसटी चार्ज किया है, पेमेंट अपने प्रिंसिपल को दिया है। फिर इसने कहा कि नहीं तुम ऐसा करो, पेमेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल को दे दो। कस्टमर ने कहा पैसा नहीं है, इसने कहा मैं तुम्हें लोन देता हूं, लोन का इंटरेस्ट लूंगा। इस इंटरेस्ट की बात हम करें हैं, इस इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? जो हमने पहली बात की थी ना इंटरेस्ट वाली, इसमें इंटरेस्ट की बात है। देखो कैसे, इसने सामान बेचा, दोनों का एग्रीमेंट ये है कि कस्टमर सीधा पेमेंट आपको कर देगा, बिल डायरेक्ट आपके नाम में जाएगा। लेट्स, ये एग्रीमेंट है। कस्टमर कह रहा है पैसा नहीं है, 10 लाख है, इसने कहा 10 लाख का लोन दे देता हूं, तुम इनको तो पेमेंट कर दो, मैंने गारंटी की हुई है, तुम्हारे मेरे बीच की बात है, 10 लाख का इंटरेस्ट बनेगा, 1 लाख दे देना। तो इसलिए 1 लाख को एडिशनल कंसिडरेशन काउंट करे वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से, जीएसटी चार्ज करे, या इसको लोन का इंटरेस्ट माने और जीएसटी चार्ज ना करे। सोचो आप क्या होना चाहिए। वो कह रही भी अगर पेमेंट डायरेक्ट इनको देनी थी फिर तो ये तो लोन हो गया, लोन का इंटरेस्ट है, सामान इसने बेचा, पेमेंट इसको देनी थी। लेकिन पेमेंट अगर आपको देनी थी, एजेंट आपको देनी थी, और आपको पेमेंट नहीं दी और डिले हो गया, फिर आपने उसका इंटरेस्ट चार्ज किया, वो तो एडिशनल कंसिडरेशन है। और अगर आपने इनको लोन दिया ये कह के भी ये जो पेमेंट है इसके बदले में तुम्हें लोन देता, वो तो एक ही बात है, यू आर ए सप्लायर। सप्लायर का लोन देने का क्या मतलब हुआ? सप्लायर तो सिंपली ये कह रहा है सामान को जो डिले हो जाएगा पेमेंट दे देना। तो ये क्लैरिफाई किया हुआ, जरा आपको रीड, क्लैरिफाई इतना ही है, 1 मिनट का, लिखा बहुत कुछ हुआ है। पहले तो यही समझाया डेल क्रेडिटर एजेंट होता क्या है, देखो रीड करते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यूज ऑफ डेल क्रेडिटर एजेंट। A question was posed by the industry. Supply between principal, dull creditor agent would also be covered in Schedule 1. The government clarified the doubt of the industry by the following clarification. In commercial trade parlance, DCA is a selling agent engaged by a principal to assist in supply of goods or services by contracting potential buyers on behalf of the principal. The factor that differentiates DCA from other agents is that DCA guarantees the payment to the supplier. In such scenarios where the buyer fails to make payment to the principal by the due date, DCA makes payment to the principal on behalf of the buyer, effectively providing an insurance against default by the buyer. And for this reason, the commission paid to DCA may be relatively higher than the paid to a normal agent. In order to guarantee timely payment to the supplier, DCA can resort to various methods, including extended short-term transaction-based loan to the buyer, or paying the supplier himself and recovering the amount from the buyer with some interest at a later date. The loan is to be repaid by the buyer along with an interest to the DCA at the rate mutually agreed between DCA and the buyer. ये तो उन्होंने समझाया ये क्या होता है। अब clarification, circular number this. Whether a DCA falls in the agent under paragraph 3rd of Schedule 1. Schedule 1 के हिसाब से क्या वो एजेंट है? Let's see. Whether or not DCA will fall under the ambit of agent under Schedule 1 depends on the following possible scenarios. अब ये चेक करना पड़ेगा इनवाइस किसके नाम में बनी है। In case where invoice for goods is issued by the supplier, डायरेक्ट सप्लायर है टू द कस्टमर, फिर तो ये एजेंट नहीं है, फिर एजेंट का बना तो डायरेक्ट सप्लाई होगी either himself or through DCA. The DCA does not fall under the ambit of agent. ठीक है, फर्स्ट केस, इनवाइस फॉर सप्लाई गुड्स इशूड बाय सप्लायर टू द कस्टमर, आइदर हिमसेल्फ, मतलब इनवाइस प्रिंसिपल ने बनाई है, किसी के थ्रू बनी, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इन केस वेयर इनवाइस फॉर सप्लाई गुड्स इशूड बाय DCA, अब तो DCA एजेंट है,
अपने नाम से इनवॉइस बनाएगा तो। अब अगला पॉइंट, वेदर द टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन एक्सटेंडेड बाय डीसीए टू द रिसिपिएंट बायर फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय डीसीए इज टू बी इंक्लूडेड। इसमें क्लैरिफाई किया है, अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम में है फिर तो ये इंटरेस्ट है, अगर डीसीए के नाम में है तो एडिशनल कंसिडरेशन है। लेट्स सी, in such a scenario following activities are taking place: supply of goods from supplier to the recipient, supply of agency services from DCA to the supplier, the recipient, or both, supply of extension loan services by DCA to the recipient. It is clarified, clarification ये है, it is clarified that in cases where DCA is not an agent, मतलब प्रिंसिपल से डायरेक्ट सप्लाई हुई है, फिर तो ये लोन का केस बन जाएगा। The temporary short-term loan transaction-based loan being provided by DCA to the supplier, to the buyer, is a supply of service by DCA to the recipient on principal-to-principal basis and is an independent supply. Therefore, the interest being charged by DCA would not form part of the value of supply. Rather, इसको simple interest मानेंगे और इसके ऊपर GST नहीं लगेगा। दूसरा केस, अगर डीसीए के नाम में है बिल, फिर तो ये सप्लाई बनेगा। वेयर डीसीए इज एन एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ जीएसटी एक्ट मेक्स पेमेंट टू द प्रिंसिपल ऑन बिहाफ द बायर, चार्जेज इंटरेस्ट टू द बायर फॉर डिलेड पेमेंट अलोंग विद वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड, वेदर द इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स आल्सो नॉट। इन सच ए सिनेरियो फॉलोइंग एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस: सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सप्लायर टू डीसीए, फर्दर सप्लाई गुड्स बाय डीसीए टू रिसिपिएंट, सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस बाय डीसीए टू द सप्लायर or the recipient or both, extension of credit by DCA to the recipient. It is clarified, ये है clarification, that in cases where DCA is an agent in para 3 of schedule 1, the temporary short-term transaction based credit being provided by DCA to the buyer no longer retains the characters of independent supply and is subsumed in the supply of goods by DCA to the recipient. It is emphasized that active extension of credit by DCA to the recipient would not be considered separate supply. It is in the context of the supply of goods made by DCA to the recipient. It is further clarified that the value of interest charged for such credit would be required to be included in the value of supply. अब देखिए, जो इतना सारी कहानी लिखी हुई है ना, दोबारा देख लो, 1 मिनट की बात है। अगर प्रिंसिपल, एजेंट और कस्टमर, अगर तो इनवॉइस इनके नाम में है, ये सप्लाई है, और ये इनको कोई लोन एडवांस एक्सटेंड कर रहा है, फिर ये लोन एडवांस ही है, नो जीएसटी, ठीक है। और अगर इनवॉइस इन्होंने बनाई है इनके नाम में, फिर लोन एडवांस सेपरेट पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल नहीं है, ये तो जो सप्लाई थी उसी के करेक्टर में है। अब ये एडिशनल कंसिडरेशन है और अब जीएसटी इंटरेस्ट पे भी चार्ज करना है। वो अपने क्लैरिफाई करने के हिसाब से इतना क्लैरिफाई करते हैं कि जो पहले क्लैरिफाइड था वो भी कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करने का मतलब क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करना। देखो, एक पर्सन को यहां से मधुबन चौक जाना है, तो सिंपली बोलो भी बोरा मधुबन चौक, उसको बताओ कि देखो नहीं नहीं ऐसा करना, पहले तुम जो है ना, पहले सर्विस लेन आएगी, सर्विस लेन में कुछ नहीं करना, फिर आगे जाना, फिर मेन रोड आएगी, मेन रोड में भी कुछ नहीं करना, वो जो फुटपाथ है उस पे चलना, तो इस साइड में, राइट साइड में चलना, उसको आधा घंटा बताते रहो, कहीं और ही चला जाएगा वो। तो इस सिंपल मैनर को सिंपल मैनर में बताओ, सिंपल को कॉम्प्लिकेट किया तो सिस्टम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो एनीवे आप रीड कर लो, मतलब यही है।
हमने डाउट्स पेज 243 तक। मेन पॉइंट यह है कि इनवॉइस किसके नाम में बनी है। प्रिंसिपल के नाम में बनी है तो ये सेपरेट ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट है। डीसीए के नाम में इनवॉइस थी, फिर तो ये एडिशनल कंसिडरेशन है। ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 244 हो गया हमारा। 245 पर एग्जांपल्स है, वो तो आप कर ही लोगे। 246 पर भी एग्जांपल्स है। अच्छा, आगे तो एग्जांपल्स ही हैं। तो दिस चैप्टर इज ओवर। दिस चैप्टर इज ओवर। अब मीनिंग ऑफ सप्लाई में किसी को डाउट है, पूछिए। अब कितने स्टूडेंट को ये चैप्टर याद है? सर स्केड्यूल 3 में हम आउटपुट जीएसटी नहीं देना। स्केड्यूल 3 में हमें आउटपुट जीएसटी नहीं देना। स्केड्यूल 3 में, स्केड्यूल 3 में हाँ, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा, तो वो उस आईटीसी का क्या करेगा? देखिए, शेड्यूल 3 की एक्टिविटी है, आउटपुट जीएसटी नहीं आएगा, फिर भी आईटीसी मिल जाएगा, तो आईटीसी क्या करेगा? अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि मिनिस्टर लोग, एमपी एमएलए बहुत काम करते हैं, खाली एक ही काम थोड़ा करते हैं। ये उसी ऑफिस में बैठ के 25 टाइप के काम करते हैं। एक पे जीएसटी नहीं है, बाकियों में तो है, और आईटीसी इसका और बाकी सबका मिला के इधर यूज कर देंगे। मेरे पास एक ऑफिस है, कोचिंग सेंटर ले लो। इस कोचिंग सेंटर में सीए की कोचिंग भी चलती है और लेक्सी डांस क्लासेस भी चलती है। मान लो, और डांस क्लासेस पर जीएसटी गवर्नमेंट ने माफ किया है, इस पर नहीं किया। मान लो मुझे उसका आईटीसी अलाउ कर दे, तो मैं क्या करूंगा? सीए कोचिंग का तो मेरा आउटपुट आ ही रहा है ना, आईटीसी को इसमें यूज कर दूंगा। ऑफिस तो वही है। ये रियलिटी है। क्यों कह रहे हैं? हॉबी क्लासेस पर जीएसटी नहीं लगेगा, डांसिंग, सिंगिंग, मार्शल आर्ट, ये वगैरह वगैरह, और सीए कोचिंग पे लगेगा, मेडिकल पे लगेगा, इंजीनियरिंग पे लगेगा। तो गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है? छोड़ो डॉक्टर, छोड़ो इंजीनियर, छोड़ो डॉक्टर, अपना डांसिंग करो, सिंगिंग करो, और जो कोई ज्यादा अकड़े तो मार्शल आर्ट। डांसिंग के बीच में कोई बोले तो मार्शल आर्ट, सिंगिंग के बीच में बोले मार्शल आर्ट, उसको कहे पूरा गाना सुन के जाना तूने, वरना मार्शल आर्ट। देखिए वो डाउट्स हैं अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिटर्न। नेक्स्ट क्लास में छोटा सा चैप्टर रिटर्न का पार्ट हमने मेनली कर लिया। ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास में रिटर्न खत्म हो जाएगा, 1 क्लास में पेमेंट, उसके बाद बचे हुए चैप्टर। ओके, थैंक यू।